नमस्कार। आज हम एक ऐसे संकट की बात करेंगे जो हिंद महासागर में पनप रहा है। स्रोत सामग्री के आधार पर ऐसा लगता है कि खाड़ी में अमेरिका और इजराइल ने जो जंग शुरू की है वो अब हमारे दरवाजे तक आ पहुंची है। तो कहानी की शुरुआत होती है 4 मार्च की सुबह से। हिंद महासागर में श्रीलंका के गाले शहर से करीब 40 नॉटिकल मील दूर एक ईरानी जंगी जहाज आइरिस डिना गुजर रहा था। और ये वही जहाज है जिसने सिर्फ 2 हफ्ते पहले, सोचिए सिर्फ 2 हफ्ते पहले, इंडियन नेवी के साथ एक मैत्री अभ्यास में हिस्सा लिया था। लेकिन इस घटना के बाद जो हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। सोर्स के मुताबिक भारत का ऑफिशियल स्टैंड था, ये हमारा मामला नहीं है। और बस यहीं से इस पूरी कहानी का असली तनाव शुरू होता है। तो चलिए पहले सेक्शन में इसी आइरिस डिना की कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं और ये समझते हैं कि उस दिन समुद्र में दोस्ती के साथ और क्या क्या डूब गया। अब जरा घटनाओं का क्रम देखिए कितना नाटकीय है। 17 फरवरी को इंडियन नेवी #ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप हैशटैग के साथ इस ईरानी जहाज का स्वागत करती है और ठीक 2 हफ्ते बाद 4 मार्च को एक अमेरिकी पनडुब्बी MK-48 टॉर्पीडो से इसी जहाज को उड़ा देती है। अब सवाल उठता है, हमले के बाद क्या हुआ? सोर्स का दावा है कि भारत की तरफ से एक संदेश तक नहीं भेजा गया, कोई मदद नहीं दी गई, जबकि श्रीलंका की नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस हमले में 32 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 87 ईरानी सैनिक मारे गए। तो ये तो हुई एक घटना की बात, लेकिन अब जरा इस एक घटना से नजर हटाकर उस बड़े कैनवस को देखते हैं जिसके बीच ये सब हो रहा है। दूसरा सेक्शन, ये फैलता हुआ युद्ध और इसका पूरा जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप। सोर्स के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं है, ये एक बड़े पैमाने पर चल रहा युद्ध है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ने ईरान में 2000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, यहाँ तक कि उनके सुप्रीम लीडर खामेनेई की भी हत्या कर दी गई। अब जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा, उन्होंने भी मिडिल ईस्ट में 27 अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी और अमेरिकी नेवल हेडक्वार्टर्स, फाइटर जेट्स और एक दूतावास पर भी हमला किया। और इस युद्ध का एक और बहुत बड़ा नतीजा है हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य का बंद होना। अब ये कोई मामूली रास्ता नहीं है, ये दुनिया का सबसे जरूरी तेल का रास्ता है। दुनिया की कुल तेल खपत का 20% यहीं से गुजरता है और ईरान ने इसे बंद कर दिया है, जो सोर्स के मुताबिक भारत के लिए एक बुरे सपने जैसा है। तो अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर और सोर्स के सबसे बड़े तर्क को समझते हैं। भारत की ये जो चुप्पी है, ये इतनी विवादास्पद क्यों है और क्या ये हमारी परंपरा से एक तरह का ब्रेक है? देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भारतीय नौसेना को हिंद महासागर का संरक्षक कहा है और दूसरी तरफ सोर्स इसी बयान को हाल की घटना के बिल्कुल उलट रखकर दिखाता है, क्योंकि दुनिया भारत से हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाने की उम्मीद करती है। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि सोर्स इसकी तुलना भारत की पारंपरिक विदेश नीति से कैसे करता है। इंदिरा गांधी ने अपने दोस्त सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले का भी खुलकर विरोध किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इराक युद्ध में सैनिक भेजने की अमेरिकी मांग को साफ साफ ठुकरा दिया था। मनमोहन सिंह ने भी लीबिया में वेस्टर्न मिलिट्री एक्शन की निंदा की थी। लेकिन सोर्स का तर्क है कि इस बार मौजूदा सरकार अमेरिकी इजरायली हमलों पर तो चुप रही, पर ईरान की जवाबी कार्रवाई की निंदा कर दी। अब इससे सीधा सवाल यही उठता है कि आखिर हमारी विदेश नीति में ये बदलाव क्यों आया? हमारा चौथा सेक्शन इसी सवाल और सोर्स में दिए गए कुछ गंभीर आरोपों की पड़ताल करता है। तो सबसे बड़ा सवाल, इस नाटकीय पॉलिसी चेंज की वजह क्या हो सकती है? अब इस पर सोर्स कुछ बहुत ही गंभीर आरोप और थ्योरीज पेश करता है। सोर्स कुछ चौंकाने वाली बातें सामने रखता है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले से ठीक 48 घंटे पहले इजराइल का दौरा किया था। इजरायली दूत ने कथित तौर पर यह भी कहा कि ऑपरेशन का मौका प्रधानमंत्री के जाने के बाद ही बना। विपक्षी नेताओं का तो यहाँ तक दावा है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब उन पर कोई दबाव है। और एक थ्योरी ये भी है कि शायद उद्योगपति अडानी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। इस राजनीतिक गहमा गहमी की गंभीरता को आप सोर्स में दिए गए राहुल गांधी के इस बयान से समझ सकते हैं। मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि जब हम नेता बनना चाहते थे तो हम कठपुतली क्यों बन रहे हैं। अब तक हमने विदेश नीति की बातें की जो शायद सुनने में थोड़ी दूर की लगे, लेकिन अब बात करते हैं कि कैसे ये पूरा संकट सीधे सीधे हम सब की जेब पर असर डाल रहा है। तो 5वां सेक्शन, संकट घर पर। तो ये कीमतें बढ़ी कैसे? सोर्स के मुताबिक ये एक पूरा चेन रिएक्शन था।
पहला, हॉर्मोज जल डमरू मध्य बंद हो गया। इससे भारत के 55% तेल आयात पर खतरा आ गया। फिर अमेरिकी कहने पर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, सप्लाई और कम हो गई। इसके बाद अमेरिका ने भारत को सिर्फ 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीदने की अस्थायी इजाजत दी, और इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? हमारे देश में ईंधन की कीमतें बढ़ गईं। और इस आर्थिक असर को और भी साफ समझने के लिए सोर्स एक सीधा सा आंकड़ा देता है। एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी। और अब आखिर में चलिए सोर्स द्वारा दी गई एक बड़ी चेतावनी पर नजर डालते हैं। छठा और आखिरी सेक्शन, क्या ये एक खतरनाक नई दुनिया की शुरुआत है? सोर्स ये चेतावनी देता है कि एक जाना पहचाना खेल खेला जा रहा है। किसी भी देश की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वहां के विद्रोही गुटों को हथियार देना। यही तरीका पहले इराक और सीरिया में इस्तेमाल किया गया था, और उसका नतीजा क्या निकला? आईसिस का उदय। तो चिंता यही है कि अगर ईरान में भी ऐसा ही कुछ होता है तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। सोर्स का समापन एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ होता है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी महाशक्ति ने किसी दूसरे देश में लोकतंत्र लाने की कोशिश की है तो उसने विनाश के अलावा कुछ नहीं दिया है। और ये हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाता है, जब बड़ी बड़ी वैश्विक शक्तियां आपस में टकराती हैं तो असली कीमत कौन चुकाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।